हेलो बच्चों, कैसे हो। तो देखिए, फिजिक्स में हम लोग कक्षा 12 का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ रहे हैं और उसमें आज हमारा एक नया टॉपिक है। आप ये कह सकते हो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कि आगे के 2-3 चैप्टरों तक हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। हमने मान लिया कि यहां पर कोई एक धनावेश प्लस क्यू रखा है और इसी के पास में थोड़ी दूर पर एक दूसरा आवेश है जिसको हमने परीक्षण आवेश कह दिया है। अभी इसकी चर्चा करेंगे, परीक्षण आवेश क्या है। तो आपको पता है कूलाम के नियम से, अभी इसी चैप्टर में आपने पीछे पढ़ा था कि अगर ये धनावेश है, ये धनावेश है, तो इस पर एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इसी परीक्षण आवेश को अगर हम इस जगह पर रख देते हैं, ये इस दिशा में बल लगेगा। अगर यहां पर उसी परीक्षण आवेश को उठा के रख दीजिए तो इस दिशा में बल लगेगा। यहां आप रख देते हैं परीक्षण आवेश को, क्यू नॉट को, तो आप देखेंगे कि वो इस बाहर की तरफ यहां भी बल कार्य करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा काल्पनिक क्षेत्र बन जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस आवेश के चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण हो जाता है कि उस क्षेत्र में जब भी कोई दूसरा आवेश आता है तो वो बल का अनुभव करता है। तो बस इसी अदृश्य क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इस समय कमरे में हैं तो हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हैं, लेकिन आप कहोगे क्या सर हमको क्षेत्र दिखाई दे रहा है क्या? तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, केवल उसका अनुभव हम कर सकते हैं। अनुभव इस तरह हो सकता है कि जैसे हमारे हाथ में ये मार्कर पेन है और ये अगर यहां हाथ से छूट जाए तो सीधे सीधे पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो कहने का मतलब है जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कोई पिंड आकर्षित होता है, इसी प्रकार किसी चुंबक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर उसमें कोई लोहे के टुकड़े को आप क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो वो लोहे का टुकड़ा भी बल का अनुभव करता है, चुंबकीय बल का अनुभव करता है। तो ठीक उसी प्रकार किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आइए वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज जिसे कहते हैं, परीक्षण आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आप देख रहे हैं कि इस धनावेश में जो ये परीक्षण आवेश है, ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अगर यही आवेश यहाँ पर ये माइनस क्यू हो जाए, जिसने वैद्युत क्षेत्र का निर्माण किया है, तो यहीं पर रखे हुए जो परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, तो इस पर जो बल कार्य करेगा वो अंदर की ओर कार्य करेगा। तो ये देखिए, ये आकर्षण बल है, ये प्रतिकर्षण बल है। हमने परिभाषा में लिखा है कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करना ये वैद्युत क्षेत्र में ही ये होता है। अब एक चीज आपको महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि ये जो प्लस क्यू आवेश है जिसने वैद्युत क्षेत्र का निर्माण किया, इसको हम लोग स्रोत आवेश कहते हैं। स्रोत आवेश, इंग्लिश में से सोर्स चार्ज कहते हैं, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, इसलिए इसको हम स्रोत आवेश कहते हैं। और ये जो क्यू नॉट है ये परीक्षण आवेश कहलाता है। इसके बारे में भी जान लीजिए कि परीक्षण आवेश क्या है। देखिए, परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश है जिसका अपना परिमाण बहुत कम होता है। इसका परिमाण इतना कम होगा कि इसका अपना खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसका खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा।
या आप ये कह सकते हैं कि जब भी ये इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो इसके क्षेत्र को ये बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पाता है। तो परीक्षण आवेश का अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसका परिमाण अति सूक्ष्म होता है। और एक दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है परीक्षण आवेश के साथ वो ये है कि इसको हमेशा धनावेशित लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। इसको हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेना है आपको। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें परीक्षण आवेश के साथ होती हैं, एक तो ये कि इसे हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और दूसरा ये कि इसका खुद का अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसका परिमाण बहुत ही सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, परिभाषा हो गया। चलिए अब आइए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अब क्या है कि जैसे यहां पर हमने प्लस क्यू आवेश ये इस प्रकार का रख दिया है, तो क्या है कि इसके आसपास वैद्युत क्षेत्र होगा, वही अदृश्य सभी दिशाओं में, कह सकते हैं दसों दिशाओं में। समझ गए? दसों दिशाओं का मतलब है कि ऊपर होगा, नीचे होगा, आगे होगा, पीछे होगा, दाएं होगा, बाएं होगा, इधर भी बीच बीच में होगा। 3D उसमें है, पूरा चारों तरफ। ये एक वैद्युत क्षेत्र इस तरह का उत्पन्न है। अब अगर हम यहां पर कोई एक परीक्षण आवेश रखते हैं, ये परीक्षण आवेश, तो अभी आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र में जब भी कोई परीक्षण आवेश आएगा तो इस पर एक बल कार्य करेगा। तो आप पता कर लीजिए कि भाई बल किस दिशा में और कितना कार्य करेगा। एफ कूलाम के नियम से बता सकते हैं बल। तो अगर ये हमें पता चल जाए कि इस परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल क्या है, एफ, और परीक्षण आवेश हमें पता है, तो अगर इन दोनों का अनुपात निकाल लें तो यही अनुपात इस बिंदु पर जहां परीक्षण आवेश रखा है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को या परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये परिभाषा आप दे सकते हैं। एक दूसरी परिभाषा ये दे सकते हैं कि यदि Q0 बराबर 1, अगर ये मान लिया जाए कि ये परीक्षण आवेश 1 कूलाम का है, तो फिर E बराबर हो जाएगा F। तो इसकी एक और परिभाषा आप यहां से दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर या एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखिए, तीव्रता ऐसा नहीं कि कुछ अलग चीज है। अगर आप गौर कर रहे हो तो तीव्रता बल के बराबर होती है, बशर्ते कि जो परीक्षण आवेश है वो आपका एकांक हो जाए, यूनिट हो जाए। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पे लगने वाला जो बल होता है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आइए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा देख लेते हैं क्या है। तो यहां लिखेंगे कि यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसी परीक्षण आवेश Q0 लिख देते हैं पर लगने वाला बल F है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से प्रकट करते हैं इसे, कैपिटल E से, ये कैपिटल E हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये फॉर्मूला होता है E बराबर F बटे Q0। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे Q, F अपॉन Q0, ये फॉर्मूला, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषाएं आपको बताया मैंने, दो परिभाषाएं आप दे सकते हैं। पहली परिभाषा दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और दूसरी परिभाषा जो ज्यादा इसकी पॉपुलर है
वो परिभाषा मैं आपको नोट कराता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। वो परिभाषा है कि यदि Q नॉट बराबर एकांक परीक्षण आवेश कर दें तो फिर E बराबर हो जाएगा कैपिटल F। तो इससे जो परिभाषा निकलती है वो ज्यादा प्रयुक्त होती है। तो आप ये कहेंगे कि देखिए एकांक धन परीक्षण आवेश, तो इसको लिखेंगे परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये परिभाषा है। देखिए अगर इसी को आप थोड़ा सा मैथमेटिकली आप लिखना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। पहले इसका सदिश रूप देख लेते हैं। अगर आप इसको सदिश में लिखते हैं, सदिश का मतलब वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर में अगर आप इसे लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, ध्यान दीजिए इसे। E वैद्युत क्षेत्र है, F बल है और Q नॉट परीक्षण आवेश है। तो आपको पता है आवेश तो अदिश राशि है, लेकिन किसी भी आवेश पे जो लगने वाला बल है वो सदिश राशि है। तो यहाँ पे बल सदिश है। अगर हम बल के ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो फिर E के ऊपर भी वेक्टर लगाना होगा, क्योंकि किसी भी सूत्र में अगर बराबर के दाहिनी ओर सदिश है तो बाईं ओर का पार्ट भी सदिश होना चाहिए। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि परीक्षण आवेश को हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, ये हमेशा धनावेशित होता है परीक्षण आवेश। तो जो वैद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा हमेशा बल की दिशा में होती है। आप ये भी कह सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा बल की दिशा में होती है। अर्थात इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि क्षेत्र की तीव्रता कह दीजिए, क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। ये इसका वेक्टर फॉर्म कहलाता है। E बराबर F/Q0। अगर इसी को थोड़ा सा और हम मैथमेटिकली उसमें लिखें, थोड़ा सा और प्रॉपर कर दें, तो आप इसी फॉर्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0 F/Q0। कई किताबों में ये चीज भी लिखी है, तो बच्चा ये समझ नहीं पाता है कि सर ये क्या कर दिया, लिमिट क्या है। तो जैसा कि बेटा पहले बताया मैंने कि जो परीक्षण आवेश है इसका अपना खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, इसका परिमाण बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो इसलिए इस परीक्षण आवेश को हमने टेंड्स टू 0 कर दिया है, मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो बस यही सेम फॉर्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट लगा के लिख सकते हो आप। तो कभी कभी ये फॉर्मूला आपको इस तरह भी मिलता है। ठीक है, आइए इसका मात्रक और विमी सूत्र देख लेते हैं। ई का ई सदिश राशि है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बल सदिश है इसलिए ई सदिश है। तो आइए इसका मात्रक देखते हैं, इसका विमी सूत्र देखते हैं। कैपिटल ई के मात्रक, अभी फॉर्मूले से तो एक ही मात्रक निकलेगा, लेकिन एक और मात्रक होता है, उसको भी अभी यहां मेंशन कर देंगे, बाकी फिर बाद में बताएंगे वो कैसे हुआ। तो देखिए फॉर्मूला लिखिए, ई बराबर आपका F/Q0 है।
मात्रक निकालना है, बहुत आसान है। बल ऊपर है, बल का मात्रक आपको पता है एसआई में न्यूटन होता है, और नीचे ये आवेश है, चाहे वो परीक्षण आवेश हो, कोई भी आवेश हो, इसका मात्रक आपका कूलाम है। तो इसका मात्रक आ गया न्यूटन प्रति कूलाम। शॉर्ट में आप इस तरह लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम ये। लेकिन इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे हम वोल्ट प्रति मीटर कहते हैं। अब उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक और मात्रक होता है इसका, वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। अभी विभव और विभवांतर जब पढ़ लेंगे तब आपको ई का एक और ये मात्रक बताएंगे जो होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक हो गए, एक न्यूटन प्रति कूलाम और दूसरा है वोल्ट प्रति मीटर। आइए विमी सूत्र भी देख लेते हैं इसका, कैपिटल ई का। देखिए विमी सूत्र जब कैलकुलेट करेंगे ई का विमी सूत्र, एफ बल है, बल का विमी सूत्र जाना पहचाना कक्षा 11 में बहुत बार आपने इसको पढ़ा है। बल का विमी सूत्र mLT-2 होता है। नीचे आवेश का विमी सूत्र अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था, ये होता है AT। फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, ये फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, और I विद्युत धारा है जिसको कैपिटल ए लिखते हैं, T टाइम है इसको समय लिखते हैं, तो इसलिए आवेश का मात्रक है AT। तो बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। AT को आप ऊपर लेकर के जाइए, AT को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका mLT, ये -2 है, एक टी और आएगा तो -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A-1। तो ये आपका विमी सूत्र है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, mLT-3 A-1। ठीक है, इसको नोट करते चलिए। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखिए एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q। अगर परीक्षण आवेश है तो Q नॉट करेंगे, यदि कोई दूसरा आवेश भी है वैद्युत क्षेत्र में तो फिर आप Q लिख सकते हो। तो अगर यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये वेक्टर F इज इक्वल टू QE होगा। तो इस फॉर्मूले से स्पष्ट है कि अगर Q का मान पॉजिटिव है तो F की दिशा E की दिशा में होगी। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कि F का मान नेगेटिव है, अगर F ऋणात्मक है, तो अगर ये माइनस चिन्ह यहाँ पे आता है तो फिर F बराबर हो जाएगा -QE। तो उस कंडीशन में जो -Q आवेश होगा उस पर बल की दिशा E की विपरीत दिशा में होगी, क्योंकि माइनस चिन्ह फिर ये बताएगा कि बल F और E अपोजिट है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इस फॉर्मूले से दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला ये कि वैद्युत क्षेत्र में प्लस Q आवेश पर, प्लस Q आवेश पर, चाहे वो परीक्षण हो, कैसा भी आवेश हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस दोनों ले रहे हैं, परीक्षण आवेश केवल प्लस दिया जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र में प्लस Q आवेश पर वैद्युत बल हमेशा या सदैव क्षेत्र की दिशा में होता है, सदैव क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र में प्लस Q आवेश पर वैद्युत बल सदैव क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन अगर दूसरा चीज हम यहाँ पे कहें कि -Q आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र में ही -Q आवेश पर जो बल है, वैद्युत बल है, ये वैद्युत बल ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ये क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो -Q आवेश अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पे जो वैद्युत बल होगा वो क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा, और अगर प्लस Q आवेश हमने रखा है वैद्युत क्षेत्र में तो क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करेगा। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं। अभी जब वैद्युत बल रेखाएं आपको बताएंगे तो जैसे इस तरह की ये लाइनें हम दिखाते हैं इक्वी डिस्टेंस पर, बराबर दूरियों पर, तो ये एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होता है वैद्युत क्षेत्र का। इसको हम कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये कैसे उत्पन्न होता है इसकी चर्चा आगे करेंगे। ये वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, लेफ्ट से राइट आप देख रहे हैं, और बिल्कुल बराबर दूरियों पर है, इसका मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र है।
अब अगर यहाँ पे कोई आप प्लस क्यू आवेश मान लिया इस वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो इस प्लस क्यू आवेश पर इस दिशा में बल कार्य करेगा, इस दिशा में, इस दिशा का मतलब क्षेत्र की दिशा में। लेकिन अगर यहीं पर एक माइनस क्यू आवेश रख दें, ये एक माइनस क्यू आवेश रख दें उसी वैद्युत क्षेत्र में, तो इस पर जो बल कार्य करेगा वो इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। माइनस क्यू आवेश है तो बल इस दिशा में होगा, ये एफ की दिशा है, और ये प्लस क्यू है तो इस पर बल की दिशा ये होगी। इसी बात को हमने यहाँ पे दो पार्ट्स में आपको समझाया हुआ है, ये दो चीजों में समझाया है कि वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र या असमान वैद्युत क्षेत्र, कैसा भी वैद्युत क्षेत्र है, अगर उसमें कोई धनावेश है तो उस पर क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करेगा, और अगर ऋणावेश है तो उस पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। समझ गए? चलिए नोट कर लीजिए इस बात को, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ये हमेशा यूज में आता है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है फील्ड में तो वो किधर उस पर बल लगेगा, कोई नेगेटिव चार्ज है तो उस पर किधर बल लगेगा। चलिए रफ कर देता हूं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, अब एक फॉर्मूला दूसरा देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही है, हेडिंग है अगली, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई लिख देते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या मतलब है इसका? इसका यह मतलब है कि मान लिया जाए कि एक प्लस क्यू आवेश ये बिंदु O पर स्थित है, और इससे R दूरी पर यहां पर एक दूसरा बिंदु है P, एक दूसरा बिंदु है P, तो इसी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए किसी बिंदु आवेश ये है के कारण आपको E बताना है, तो बिंदु P पर आपको E बताना है। तो सबसे पहले यहां पर एक परीक्षण आवेश रख देते हैं Q0 इस बिंदु P पर। जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो यहां पर एक परीक्षण आवेश पहले रखिए जिस बिंदु पर, और आप इस परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल को निकाल लीजिए। देखिए प्लस प्लस है, प्रतिकर्षण बल होगा। तो अगर कूलाम के नियम से आप F का मान चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है, वो निकाल रहे हैं अभी। तो बस यहां पे लिख देंगे कि बिंदु P पर, शॉर्ट में लिख देता हूं, बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर बल, वैद्युत बल, तो बताइए क्या हो जाएगा कूलाम के नियम से? ये हो जाएगा कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम पढ़ा है हमने, वो ये पढ़ा है कि F बराबर के मतलब वही नियतांक है, Q1 Q2 होता है तो हो जाएगा Q0 बटे R स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, ये बल होता है, ठीक है। और अभी हमने पीछे आपको एक फॉर्मूला बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो था E बराबर F अपॉन Q0। तो ऐसा करिए कि आप इसमें Q0 से भाग दे दीजिए, Q0 से भाग देने पर, भाग जब भी देंगे तो दोनों पक्षों में देना है, भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा F अपॉन Q0 और ये बराबर हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। बस ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। एक फॉर्मूला F अपॉन Q0 आप पहले से जान रहे थे, अभी एक फॉर्मूला नया आप सीख गए, वो है KQ अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू अगर वायु में रखे हैं, ये आवेश वायु में रखा है, तो K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी बताया था आपको, 9 × 10⁹ होता है, तो ये आपका कहलाएगा कैपिटल E। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र होगा, E = F अपॉन Q0 भी कह सकते हो। बल और आवेश, परीक्षण आवेश पता है तो ये फॉर्मूला लगाइए, और अगर स्रोत आवेश पता है आपको Q और वहां से बिंदु P तक की दूरी पता है R, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाइए। ये फॉर्मूला मतलब ये, इसकी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹, आवेश रखिए, दूरी रखिए, आराम से तीव्रता निकाल लीजिए। तो ये E का सूत्र है, E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, या इसे आप कह सकते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर यहीं पे सपोज कर लेते हैं माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता निकालते हैं R दूरी पर, यहां पे तो देखिए कैसे, यहां पर आप Q0 परीक्षण आवेश रखते हैं, तो इस पे जो लगने वाला बल होगा वो इस दिशा में होगा,
इस दिशा में, बल की दिशा बदल जाएगी, बल की दिशा माइनस क्यू आवेश की ओर हो गई। लेकिन फॉर्मूला आपको यही यूज करना है, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। फॉर्मूला चाहे प्लस क्यू आवेश के कारण हो चाहे माइनस क्यू आवेश के कारण हो, फॉर्मूला एक ही रहेगा, बस दिशा का फर्क होता है जो कि हम चित्र में प्रदर्शित करते हैं। आप देखिए यहाँ पे बल की दिशा बाहर की ओर है और इस बिंदु पर बल की दिशा अंदर की ओर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्यू की वैल्यू रखनी है, चाहे वो प्लस क्यू दिया हो चाहे माइनस क्यू दिया हो। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, मात्रक वही है, न्यूटन प्रति कूलम। नोट करिए फटाफट इसको। हो गया। अब अगर इसी को हमें सदिश रूप में लिखना है, इसी को अगर हम वेक्टर में लिखना चाहते हैं सदिश रूप में, तो उसको भी देख लेते हैं। इसी फॉर्मूले को जो नीचे लिखा है सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ई भी सदिश है, तो देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 1/4πε0, ये ऐसे लिखा हुआ है, Q/r², ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं तो जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं, वैसे ही हमारा यहाँ समीकरण है, कोई सूत्र है। अगर बराबर के बाईं तरफ अगर कोई सदिश राशि है तो फिर बराबर के दाईं तरफ भी आपको सदिश राशि रखना होता है। ये इतना तो परिमाण है, तो अगर इसकी दिशा दिखाना हो तो इसे आर कैप हम कर देते हैं। ये आर कैप जो है इसकी दिशा कहलाएगी। तो ये परिमाण है, ये दिशा है। बाईं तरफ सदिश है तो दाईं तरफ भी सदिश होना चाहिए, ये हो गया। अब आपने ये भी पढ़ा है कि आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर बटे आर होता है। केवल आर भी लिख सकते हैं, इसको मॉड आर भी कह सकते हो आप, वेक्टर आर अपॉन आर कर सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू आप ऊपर रख देते हो तो ई का एक और फॉर्मूला मिल जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका ई इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q/r², और आर कैप की जगह पे आप लिख सकते हैं वेक्टर आर अपॉन मॉड आर या केवल आर, मॉड आर भी कर सकते हैं आप इसे। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r³ और यहाँ पर वेक्टर आर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये कंप्लीट वेक्टर है, ये कंप्लीट वेक्टर है, ये जो आर के ऊपर लगा हुआ है, और ये जो है वो इकाई वेक्टर है। ये दोनों ही आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश रूप हैं। ये भी सदिश रूप है, ये भी सदिश रूप है, बस ये कंप्लीट वेक्टर में है, ये यूनिट वेक्टर में। इसमें केवल दिशा है और इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी है। एक यहाँ परिमाण होने के कारण ही देखिए यहाँ r³ हो गया है, क्योंकि एक r से एक r जब कटेगा तो केवल दिशा बचेगी ऊपर, यही हो जाएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² r कैप, अगर वेक्टर में लिखा है। नोट करिए, हो गया। चलिए अगला टॉपिक अब इसी में देखते हैं। अब चूंकि फॉर्मूला आपने इस तरह का पढ़ा है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², तो अगर एक ग्राफ आप प्लॉट करना चाहें E वर्सेस R, तो इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। ये दूरी है, ये तीव्रता है। तो इस फॉर्मूले से स्पष्ट है कि R का मान बढ़ेगा तो E का मान घटेगा, और अगर R को आप दुगना करते हो तो E का मान 1/4 कम हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा। कैसे 1/4 हो जाएगा? R का मान जब आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, तो सीधे E का मान बहुत तेजी से घटता है। अगर आपने R दूरी को 3 गुना कर दिया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 गुनी कम हो जाएगी। दूरी को 4 गुना आपने बढ़ाया तो तीव्रता 16 गुना कम हो जाएगी। तो इसलिए इस ग्राफ को जब आप इसमें दिखाओगे यहाँ पर, तो ये ग्राफ जो है इस तरह ग्राफ यहाँ पे चलेगा, इस तरह बहुत तेजी से घटना। इसको हम ये भी कहते हैं कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होना है। E जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r² के। R बढ़ेगा तो E का मान तेजी से घटेगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ है, E वर्सेस R। अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तेजी से घटना मतलब ये ग्राफ, ठीक है। जैसे जैसे देखिए R बढ़ रहा है वैसे वैसे E का मान कम हो रहा है, तो ये ग्राफ कहलाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है वही अध्यारोपण का सिद्धांत।
अध्यारोपण का सिद्धांत। पीछे भी आपको बताया था, कूलाम के नियम में जब पढ़े थे तब भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था। ये वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, अध्यारोपण का सिद्धांत, या यहां पे लिख देंगे कई बिंदु आवेशों के कारण तीव्रता। कई बिंदु आवेशों के कारण तीव्रता। अब अभी हमने एक बिंदु आवेश रखा था किसी सिस्टम में, तो तीव्रता का फॉर्मूला था 1/4πε0 अब क्या है कि कई बिंदु आवेशों के कारण, जैसे बहुत सारे बिंदु आवेश हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर हमने एक Q1 आवेश रख दिया, ये एक Q2 आवेश रख दिया, एक Q3 आवेश रख दिया, ठीक है, एक Q4 आवेश रख दिया। ये इसमें अगर आप चाहें तो किसी को माइनस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, कुछ भी। अब आपको इस बिंदु पर, एक बिंदु यहां पर आपने ले लिया, इसको हमने P कह दिया है। इसी बिंदु P पर आपको परिणामी तीव्रता बतानी है इन सभी आवेशों से। इस निकाय में और भी आवेश हो सकते हैं, n आवेश मान लीजिए आप। फिलहाल 3-4 के लिए हम निकाल लेते हैं, बाकी फिर एंड सो ऑन कर देंगे। तो देखिए, अगर इस बिंदु पर आपको तीव्रता चाहिए तो फिर यहां से आप इसको मिलाइए, इस बिंदु पर ऐसे करके मिलाइए। हर बिंदु आवेशों से उस बिंदु को मिलाना है। जैसे आपने P कहा है, ये मिला दिया आपने, यहां से Q3 को मिला दीजिए, यहां से Q4 को मिला दीजिए। अगर इनकी डिस्टेंसेस भी मान ली जाए कि यहां से ये P है, इसको P कह दिया है, इसको P मान लिया है। ये R1 दूरी है, इसको R2 दूरी कहते हैं, इसको R3 कहते हैं, और इसको R4 कह देते हैं। तो कैसे करना होगा? अब अगर आप यहां पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख दीजिए, एक Q0 हमने प्लस में रख दिया है। तो देखिए, इस परीक्षण आवेश पर ये Q1 जो है इस दिशा में बल लगाएगा, तो ये बल की दिशा हो जाएगी, यही तीव्रता की दिशा भी हो जाएगी, E1। परीक्षण आवेश हमने परिभाषा में लिया था कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आप बजाय प्लस Q आवेश रखने के यहां पर आप प्लस एक कूलाम आवेश रख के देख लीजिए, जेब से निकालिए और एक कूलाम आवेश यहां पे रख दीजिए। अभी इस बात को मैं मेंशन करता हूं, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि ये कूलाम का क्या कॉन्सेप्ट है, बल और तीव्रता के बीच रिलेशन किस तरह ये बनता है, वो आगे अभी दिखाता हूं आपको। तो इस प्लस Q1 के कारण यहाँ पे तीव्रता E1 इस दिशा में हो जाएगी। इस Q2 के कारण आप तीव्रता की दिशा निकालेंगे तो हमेशा आपको बताया था जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी पे होता है, E2 हो गया। इस प्लस Q3 के कारण जो तीव्रता की दिशा हो जाएगी वो ये हो जाएगी, ये E3 हो जाएगी तीव्रता। और इसके बाद एक यहाँ पर हमने आवेश लिया था, थोड़ा सा इसको और लेफ्ट कर देता हूं, ये यहाँ पे हमने Q4 आवेश ले लिया था, तो इस पे जो तीव्रता की दिशा हो जाएगी वो इस दिशा में हो जाएगी, ये इसको हमने E4 मान लिया है। तो अगर आप बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालते हैं, कई बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता, तो जो बाकी तीव्रताएं हैं उनके सदिश योग के बराबर होगी। तो बाकी कौन कौन सी तीव्रताएं हैं? E1 आप कर लीजिए, ये प्लस Q1 आवेश के कारण, इसी तरह प्लस Q2 आवेश, Q3 आवेश, Q4 आवेश, एंड सो ऑन। अगर और भी आवेश हैं तो डॉट 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 करते हुए आपको चले जाना है। तो इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसी तरह आपको कूलाम के नियम में बताया था, बहुल आवेशों के बीच बल। यदि किसी निकाय में बहुत सारे बिंदु आवेश हैं तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल जो बताया था वो अन्य आवेशों के कारण उस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। बिल्कुल यहाँ भी वही चीज है, किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता निकालनी है तो जो भी आपके बिंदु आवेश हैं उनके कारण उस बिंदु पे जो तीव्रताएं होंगी उनके सदिश योग के बराबर होगा। आप चाहें तो फॉर्मूला भी निकाल सकते हो इसे, 1/4πε0। हमने माना कि वायु में ही सब रखे हैं आवेश, तो ये हो जाएगा आपका Q/R1²। अब देखिए E1 वेक्टर में लगा हुआ है तो आपको यहाँ भी वेक्टर में करना है, तो R1 कैप, सिंपलेस्ट फॉर्म जो वेक्टर के रूप में है तीव्रता का वो ये है, R1 कैप कर दिया। इसी तरह ये Q1 आवेश था, इसी तरह ये आगे हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R2², R2 कैप, और आगे भी इसी तरह लिखते चले जाइए। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपने लिख दिया। बाकी अगली लाइन में आप चाहें तो इसको कंप्लीट वेक्टर कर दीजिए तो नीचे R1³ हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं आप।
तो ये वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता होगी, जिसको हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत आपको बताया था मैंने कि अध्यारोपण का सिद्धांत सदिश राशियों को जोड़ने में किया जाता है। जब भी दो या दो से ज्यादा सदिश राशियां किसी स्थान पर हमें जोड़ना होता है तो उसे हम कहते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत। हमने इसके पहले बल में अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया था, अब हम तीव्रता में अध्यारोपण का सिद्धांत लगा रहे हैं। कभी हम विस्थापन का अध्यारोपण भी पढ़ते हैं। जो सदिश राशियां हैं उनके लिए हम अध्यारोपण के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। तो आइए इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि कई बिंदु, यदि, यहां लिख लेते हैं, यदि किसी निकाय में कई बिंदु आवेश या n बिंदु आवेश, अगर आप चाहें तो n के लिए कर सकते हैं, n बिंदु आवेश, ये n बिंदु आवेश Q1, Q2, ये Q3 डॉट 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 Qn कर देते हैं, उपस्थित है। तो बिंदु P मतलब कोई एक पॉइंट ले लिया हमने, किसी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बिंदु आवेशों की तीव्रताओं की सदिश योग के बराबर होगी, या सदिश योग के बराबर होती है। तो यदि किसी निकाय में n बिंदु आवेश हैं, उपस्थित हैं, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता बिंदु आवेशों की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। और उसका मैथमेटिकली इस तरह आप दे सकते हैं, ये EP बराबर हो गया E1 प्लस E2 प्लस E3। अगर एक जनरल उसमें लिखना चाहें तो लास्ट में nth टर्म भी आएगा, वो हो जाएगा 1/4πε0 Qn/Rn² Rn कैप, अंतिम आ जाएगा। फिर इसको आप सिग्मा में भी लिख सकते हैं। तो ये जो है, ये कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इस अध्यारोपण के सिद्धांत पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आज की क्लास का पर्याप्त समय हो चुका है। तो अगले लेक्चर में हम आपको तीव्रताओं के अध्यारोपण से संबंधित सवालों को बताएंगे, और साथ ही एक और कॉन्सेप्ट आपको देंगे कि बल और तीव्रता के बीच एक नजदीकी संबंध क्या है। वो संबंध तो आप समझ गए हैं, E बराबर F/Q0, लेकिन हम किसी एक न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको बताएंगे कि एक्चुअल में बल और तीव्रता को हम कैसे और आसानी से समझ सकते हैं। तो ठीक है, आप इसके न्यूमेरिकल्स खुद से ट्राई करना शुरू कर दीजिए। बाकी अगला लेक्चर जो मेरा होगा वो न्यूमेरिकल्स का रहेगा, तीव्रताओं के अध्यारोपण से। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।